नमस्कार दोस्तों, आज हम ऑनलाइन शिक्षा में हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। और आपको विदित है कि काफ़ी समय से हमारी जो ऑफलाइन क्लासें हैं वो बंद रहीं। इसका हमें बेहद खेद है और आज से पुनः नए आयाम ऑनलाइन शिक्षा के साथ हम प्रयास टीम के सभी जितने भी शिक्षक हैं वो रीट लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मैं राकेश कटारा हिंदी व्याकरण का अध्ययन आप लोगों को कराऊंगा। और जितने भी हमारे परिचित अपरिचित मित्र हैं सभी हमारे इस ब्रज एकेडमी चैनल से जुड़ें और अधिकाधिक संख्या में जुड़कर लाइक, शेयर और सपोर्ट करें। तो आपको पूरी जानकारी है, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे अध्ययन के लिए आपको प्रेरित करूंगा। तो हम सबसे पहले हिंदी शब्द के विषय में आप लोगों को जानकारी है कि जो हमारा हिंदी शब्द है वह स्वयं हिंदी भाषा का न होकर के वह फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द किस भाषा का है बच्चों? फारसी भाषा का। ये कई बार परीक्षाओं का क्वेश्चन बनता है कि हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है, तो आप इसका राइट आंसर देंगे कि ये फारसी भाषा का है। इससे आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो सभी भाषाओं की अपनी एक लिपि होती है। क्या होती है? लिपि। लिपि का मतलब होता है, लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों को लिखने का एक माध्यम है, वह लिपि कहलाता है। तो हमारी सभी भाषाओं की अपनी एक लिपि होती है और हिंदी भाषा की जो लिपि है उसका नाम है बच्चों देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि के विषय में आप लोगों को मैं बताऊं, देवनागरी लिपि एक ऐसी लिपि है जो एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। एकमात्र कैसी लिपि है? वैज्ञानिक लिपि है। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदी का विज्ञान से क्या संबंध है, ये वैज्ञानिक कैसे हो गई? तो वैज्ञानिक का मतलब है बच्चों, इसमें जो भी बोला जाता है वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। इसमें हम लोग जो भी उच्चारण कर रहे हैं वो बिल्कुल शुद्ध होगा। एक भी वर्ण को, एक भी कोमा को, एक भी हलंत को, चाहे अनुस्वार हो चाहे विसर्ग हो, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए ये वैज्ञानिक लिपि है। हिंदी और संस्कृत, हमारी संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी और संस्कृत दोनों ही भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। और इस तरह के क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। संस्कृत की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और जनरल नॉलेज जीके में क्वेश्चन इस तरह के भी पूछ लिए जाते हैं, अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो रोमन लिपि में। उर्दू कौन सी में लिखी जाती है? फारसी में। पंजाबी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? गुरमुखी लिपि में। तो ये सारी जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये परीक्षा से संबंधित है। विगत मेरा 15 वर्ष का जो अनुभव है अध्यापन कार्य के क्षेत्र में, मैंने जो पढ़ाया है बच्चों ने उसको लाइक किया है और बच्चों के साथ साथ एग्जामिनर्स भी उसको लाइक करते हैं, पता नहीं कहां से। और अधिकाधिक क्वेश्चन हमारे क्लास नोट्स में से ही उपलब्ध होते हैं। बच्चे जब क्लासरूम में स्टडी करते हैं तब अध्ययन के बाद जब एग्जाम देने जाते हैं तब उनको महसूस होता है कि सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं सीधे के सीधे हमारे क्लास नोट्स से, हमारी क्लास से आते हैं। तो बच्चों को अधिकाधिक खुशी मिलती है। मैं आरपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे लेक्चरर हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, पटवारी हो, रीट हो, सब इंस्पेक्टर हो, कृषि पर्यवेक्षक हो, सभी के लिए पिछले 15 वर्षों से हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग चीज़ों को समझें
मैं जहां से क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं वो अत्यंत उपयोगी क्वेश्चन है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि हिंदी जो शब्द है हमारा ये फारसी भाषा से हमने लिया है, और हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। लिपि ध्वनियों को लिखने का एक माध्यम होता है। हिंदी और संस्कृत हमारी दोनों ही भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, और देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं कि इसमें जो भी हम लोग हिंदी में लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा पंखा, तो पंखा के अंदर हमें इस अनुस्वार का भी उच्चारण करना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी लिपियों में ऐसा नहीं है। मैं अंग्रेजी की बात करूं आपके सामने, तो अंग्रेजी में शब्द है हमारा BUT। अब बच्चों से जब मैं पढ़वाऊं, बच्चों पढ़िएगा इसको क्या लिखा हुआ है, तो बच्चे जवाब दे रहे हैं बट। फिर मैं बच्चों से पूछ रहा हूं कि बेटा ये क्या है, PUT, तो बच्चे कह रहे हैं पुट। जब ये बट है तो ये पट क्यों नहीं है, और जब ये पट है तो फिर ये CUT कट, ये कुट क्यों नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हमारी दूसरी लिपियों में है, लेकिन हिंदी में ऐसा बच्चों नहीं है। हम अक्सर क्लास में उदाहरण दिया करते हैं, आप लोग उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि एक नागरिक, कोई भी आदमी, और दुकानदार के पास जाता है मित्रों, तो दुकानदार से कहता है कि भाई साहब मुझे कनाइफ चाहिए। क्या कहा उसने, मुझे कनाइफ चाहिए। अब दुकानदार कहता है कि भाई साहब आप वरोंग बोल रहे हो। क्या कह रहा है दुकानदार, वरोंग बोल रहे हो। दोनों में आपस में झगड़ा होता है। इस बात पे जब झगड़ा हो जाता है तो वो किसी इंग्लिश वाले सर के पास जाते हैं, और इंग्लिश वाले सर को अपनी समस्या बताते हैं कि भाई साहब मैंने कहा था इनसे कनाइफ चाहिए, और ये कह रहे हैं वरोंग बोल रहे हो। इंग्लिश वाले सर भी थोड़ी देर बाद रुकते हैं और सोच करके कहते हैं कि जब आप लोगों को इंग्लिश बोलने की नॉलेज ही नहीं है, इंग्लिश बोलने की नॉलेज ही नहीं है, तो आप इंग्लिश क्यों बोलते हो। तो आप लोग इस बात से समझ गए होंगे कि ऐसा हिंदी भाषा में नहीं होता है। ये के है, ये डब्लू है, ये के है, इनको इंग्लिश में उच्चारण ही नहीं हो रहा। नाइफ यहीं से बन रहा है, रॉन्ग यहीं से हो रहा है, और नॉलेज यहीं से हो रहा है, फिर भी हम लोग अंग्रेजी में ऐसा बोलते हैं। मित्रों, मैं आपसे बात करूं इंग्लिश की, रोमन लिपि की, तो इस शब्द का उच्चारण अगर मैं किसी भी इंग्लिश के विषय विशेषज्ञ से कराऊंगा तो वो पता नहीं क्या क्या उच्चारण करेंगे इसका। मैं कहूंगा इसका उच्चारण कीजिए, तो आप बच्चों आप कीजिए उच्चारण इसका। अब बच्चों के जवाब आ रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है रीता, और एक बच्चा कह रहा है रीटा। अब समस्या ये खड़ी हो रही है कि इसको रीता माने कि रीटा माने। तो ये जो समस्या है ये हमारी रोमन लिपि में है, हिंदी में ऐसा नहीं है, देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है, संस्कृत भाषा में ऐसा नहीं है। इसलिए विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है क्या, हिंदी। विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है हिंदी। तो बच्चों, हम जहां से शुरुआत की है यहां कई क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार हो रहे हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपका आंसर होगा फारसी। इस तरह का क्वेश्चन परीक्षाओं में आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन तैयार होता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आंसर आएगा बच्चों देवनागरी। अगला क्वेश्चन शुरू होता है संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है, तो उसका आंसर भी होगा बच्चों देवनागरी। तो ये सारी बातें आप लोगों के लिए बड़े ही काम की हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हिंदी का क्या, व्याकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, हिंदी का व्याकरण पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले शब्द देखें आप लोग, व्याकरण, हिंदी व्याकरण। हमारा शब्द है व्याकरण। यहां से
कई परीक्षाओं में कई प्रश्न आए हैं। तो आप लोग देखेंगे व्याकरण शब्द की जो उत्पत्ति है, व्याकरण शब्द बना कैसे है, ये देखें आप। व्याकरण शब्द में वी प्लस आ प्लस क्री प्लस अन, वी और आ ये दोनों तो हैं इसमें उपसर्ग। क्या है बच्चों? उपसर्ग। वी और आ क्या है? उपसर्ग। और क्री है इसमें धातु। क्री क्या है? धातु। और अन है इसमें प्रत्यय। अन है इसमें प्रत्यय। अगर संस्कृत के प्रत्यय की बात यहां करेंगे तो ल्युट प्रत्यय होता है। संस्कृत में कौन सा प्रत्यय होता है बच्चों? ल्युट प्रत्यय होता है संस्कृत में। अब आपसे यहां कई क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं जिनकी मैं चर्चा करूं कि व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं, तो आंसर होगा क्या? 2। कौन कौन से? वी और आ। व्याकरण शब्द में धातु कौन सी है? क्री धातु। प्रत्यय कौन सा है? अन प्रत्यय। अन प्रत्यय किसमें है? हिंदी के अंदर। अन प्रत्यय किसमें है? हिंदी के अंदर। और ल्युट प्रत्यय संस्कृत का। तो कितने सारे क्वेश्चन बन गए, और यहां से कई बार कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप परीक्षा में जब बैठोगे तब जानोगे कि कटारा सर ने जो बात कही है वो पूरी तरह सत्य है। अब हम आगे देखते हैं। सबसे ये हमारा हिंदी के विषय में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब इससे आगे हम इस व्याकरण का जो टॉपिक है वो लेते हैं, अगला टॉपिक, और जिसका नाम होगा अगला वर्ण विचार। टॉपिक का नाम होगा बच्चों वर्ण विचार। कौन सा टॉपिक होगा? वर्ण विचार। वर्ण विचार। वर्ण विचार हमारी हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक है। और मैं अक्सर क्लासों में बच्चों को, ऑफलाइन क्लासों में बताया करता था कि बच्चों ये एक ऐसा टॉपिक है जो हिंदी का आधार टॉपिक है। कैसा टॉपिक है? आधार टॉपिक है। इसमें से विगत परीक्षाओं में लगभग 1 से लेकर 10 प्रश्न तक अकेले टॉपिक में से आ चुके हैं। एकमात्र जो टॉपिक है आप लोगों का वर्ण विचार, इस टॉपिक में से 10 तक क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों। अब 10 क्वेश्चन आप लोग जानते हैं 10 क्वेश्चन कितने ज्यादा होते हैं। 10 क्वेश्चन हमारे जीवन को बनाने के लिए 10 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा होते हैं। और ये 20 टॉपिक है। इस अकेले टॉपिक में से कितने क्वेश्चन तक आते हैं विद्यार्थियों? 1 से लेकर 10। कई परीक्षाओं में 1 भी आए हैं, कई में 2 भी आए हैं। और जहां हिंदी ग्रामर के, हिंदी व्याकरण के 50 प्रश्न तक आते हैं, जहां 10-10 क्वेश्चन अकेले टॉपिक से आए हैं। तो आप लोगों को मैं इस टॉपिक की जो महत्वता है, इसका जो महत्व है, मैं उसको बता रहा हूं कि 1 से लेकर 10 तक काम किया किस टॉपिक ने? वर्ण विचार टॉपिक ने। और अगला जो हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण हुआ करता है जो होता है संधि। और संधि जो हमारा टॉपिक है वो वर्ण विचार के बिना आगे बढ़ता ही नहीं है। तो इस टॉपिक का महत्व आप लोग जान गए होंगे कि वर्ण विचार अपने आप में वर्ण विचार तो है ही, उसके साथ साथ संधि को समझने के लिए वर्ण विचार का आना जरूरी है। किसी भी मकान पर चढ़ने के लिए जैसे हमें पहली सीढ़ी की आवश्यकता होती है, अगर पहली सीढ़ी नहीं है तो हम डायरेक्ट दूसरी सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, और चढ़ेंगे
तो आप लोग भी जानते हैं एक सीढ़ी नहीं है, चढ़ने का प्रयास करेंगे तो गिर भी सकते हैं, हाथ पैर भी टूट सकते हैं और बहुत बड़ा नुकसान भी हमारा हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि सबसे जो पहला आधार टॉपिक है जो है हमारा वर्ण विचार, तो हम वर्ण विचार टॉपिक का अध्ययन या करेंगे जो अत्यंत उपयोगी और अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों देखें वर्ण विचार। देखें वर्ण विचार टॉपिक। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वह है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है बच्चों? देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि के अनुसार हमारी जो हिंदी वर्णमाला है इसमें कुल वर्णों की संख्या होती है बच्चों 52। कितनी संख्या होती है? 52। अब हम सबसे पहले इन 52 वर्णों को जाने कि ये 52 वर्ण होते कौन कौन से हैं। तो देखें आप लोग 52 वर्णों का जो वर्गीकरण है वो इस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले देखें इसमें होंगे स्वर, और स्वरों की संख्या होगी छात्रों 11। स्वर कितने होते हैं? 11। इसके बाद हम बात करेंगे व्यंजन। क्या? व्यंजन। और व्यंजनों की संख्या होगी विद्यार्थियों इसमें कितने? 33। व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होंगे हमारे 33। इसके बाद बात करेंगे हम लोग तो संयुक्त, और संयुक्त की संख्या होती है मित्रों 4। कितनी होती है? 4। इसके बाद बात करेंगे हम लोग द्विगुण, और द्विगुण की संख्या कितनी होती है? द्विगुण की संख्या होती है, जब नाम ही द्विगुण है तो द्वि का मतलब हो जाएगा 2। द्विगुण कितने बच्चों? 2। द्विगुण कितने हो जाएंगे हमारे? 2। द्विगुण की संख्या हो जाएगी 2 हमारी। और इसके बाद बात करेंगे हम लोग अयोगवाह, और अयोगवाह की संख्या हो जाएगी मित्रों कितनी? 2। और अब हम इनको कुल टोटल जब करते हैं तो 33, 11 44, 4 48, 2 50 और 2 52। देवनागरी लिपि के अनुसार कुल वर्ण हो गए 52। कई परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछे क्वेश्चन, प्रश्न पूछ लिया उसने, इस तरह से आपसे प्रश्न किया कि देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं। देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं, और ऑप्शन दे दिए उसने A, B, C, D। 50, 48, 52, 44। अब आपसे आंसर की इच्छा है। देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी वर्णमाला में वर्ण होंगे, तो हमारे कई विद्यार्थी गलती से उनको रटा हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं साहब 44। कुछ एक के दिमाग में होता है 44 नहीं, ये तो 48 होते हैं, लेकिन शब्द जोड़ दिया देवनागरी। शब्द क्या जोड़ दिया? देवनागरी। और देवनागरी जब जुड़ जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 52। देखो मित्रों, आज हम पहला टॉपिक वर्ण विचार पढ़ रहे हैं, और आगे चल के मैं आप लोगों को परीक्षा की तैयारी कैसे की जाती है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, हमें जवाब किस तरह से देना है, ये सारी बातें भी आप लोगों को बताऊंगा मैं। क्वेश्चन में देवनागरी शब्द जुड़ते ही आंसर बदल गया। अगर वहां दे दे कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं, प्रश्न दे दिया हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं, तो देवनागरी शब्द यहां पर मित्रों नहीं है। और देवनागरी शब्द जब नहीं है तो वर्णों की संख्या हो जाएगी मित्रों 44। आप लोग जब घर पर अपने नोट्स तैयार करेंगे तो बीच में इस तरह के क्वेश्चन आप उसमें बनाते रहेंगे। देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी वर्णमाला में वर्ण होंगे, तो आंसर आएगा 52। सामान्य रूप से हिंदी वर्णमाला में वर्ण होंगे तो आंसर आएगा 44। अब हम इससे आगे जब बढ़ते हैं
तो मैंने आप लोगों को बताया वर्ण विचार या वर्णों की हम चर्चा कर रहे हैं, और देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या मित्रों कितनी? 52। 52 वर्णों का जब वर्गीकरण करते हैं मित्रों तो स्वर और स्वरों की संख्या 11, व्यंजन व्यंजनों की संख्या 33, संयुक्त की संख्या 4, द्विगुण की संख्या 2, अयोगवा की संख्या 2। इस तरह से कुल वर्ण हो गए कितने हमारे? 52। अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी? स्वरों की। किसकी बात करने वाले हैं? स्वरों की। और स्वरों की संख्या कितनी हो गई? स्वरों की संख्या हो गई 11। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पर स्वर। स्वर। कई बार एक बात आती है कि स्वर कहते किसे हैं? स्वर कहते किसे हैं? जब व्याकरणिक जब इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख विवर से अबाध गति से बाहर निकल जाए, ये व्याकरणिक परिभाषा है जो हमारी जितनी भी लिखित परीक्षाएं हुआ करती थीं, आज लिखित परीक्षाओं का दौर लगभग राजस्थान में समाप्त सा हो गया है। पहले लेक्चरर की परीक्षा हुआ करती थी, हमारे एसआई की हुआ करती थी, कोर्ट क्लर्क एलडीसी की परीक्षा हुआ करती थी। आज वो सारी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव टाइप हो गई हैं। तो इस तरह की परिभाषाओं का आज बहुत कम काम पड़ रहा है, और ना ही विद्यार्थी और ना ही शिक्षकों को इन परिभाषाओं का कोई काम आ रही है। तो फिर भी मैं आप लोगों को बताऊं कि वे वर्ण का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख विवर से अबाध गति से बाहर निकले, उन्हें कहते हैं हम लोग स्वर। और सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो स्वर वे वर्ण जिनको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, इनको किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर वर्ण अपने आप में सबल होते हैं। क्या होते हैं मित्रों? सबल होते हैं। स्वर वर्ण क्या होते हैं? अपने आप में मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। आगे चल के व्यंजनों की भी बात करेंगे। व्यंजन वर्ण दुर्बल होते हैं, व्यंजन वर्ण कमजोर होते हैं। व्यंजनों को हमेशा दूसरों के सहारे की आवश्यकता होती है मित्रों। कोई भी, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। ये हमारा एक विशाल वृक्ष है और इसका नाम है बरगद। अब आप कहें या मैं कहूं, इस बरगद को किसके सहारे की आवश्यकता है? इसको तो किसी के सहारे की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये तो अपने आप में मजबूत है। क्या है? अपने आप में, अपने आप में मजबूत है। अब अगर हम इसके नीचे कोई बेलें उगाई हैं, ये बेलें इसके ऊपर चढ़ चुकी हैं, बेलें उग के उसके ऊपर चढ़ चुकी हैं, और अब एक बहुत जबरदस्त अंधड़ आया, तूफान आया और हमारा बरगद का पेड़ गिरा, तो क्या बेलें खड़ी रह सकती हैं? बेल उससे भी पहले गिर जाएंगी। तो जो बरगद का पेड़ है वो अपने आप में क्या है? मजबूत है। स्वर वर्ण हमारे सबल होते हैं, स्वर वर्ण हमारे मजबूत होते हैं, इनको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है मित्रों। और व्यंजन वर्ण जैसे हमारी बेलें, ये दुर्बल होती हैं, कमजोर होती हैं, ये स्वरों के सहारे से ही टिकी हुई रहती हैं। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग स्वर, और स्वरों की संख्या होती है मित्रों कितनी? 11। स्वर कितने? 11। और 11 कौन कौन से हैं आप लोग देखेंगे, समझेंगे। और मैं आपसे आशा करता हूं कि अगर आपने अपने जीवनानुभव, अपना बचपन भुला दिया है, आप बचपन में अपने माँ की उंगली पकड़ करके विद्यालय गए और वहां सर ने आपको उंगली पकड़ पकड़ के पढ़ना सिखाया, वो बातें आज आपको याद नहीं है, तो ना तो आप स्वरों को ढंग से जानते हो, ना उनकी मात्राओं को ढंग से जानते हो, और ना उनका प्रयोग ढंग से जानते हो।
आपको तो अब एक ज्ञान हो गया, आप बड़े हो गए, सीधा सीधा पढ़ना लिखना सीख गया, आपको ये नहीं पता है कि मात्रा इधर से क्यों लगी, मात्रा सीधी क्यों लगी, हलंत क्यों लगा। तो ये सारी बातें अब आपको इस उम्र में जब हम सिखाएंगे तो फिर ये चिरस्थायी हो जाएंगी, फिर इनको पलटने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी और ना आप इनको भूल पाओगे। तो अब हम बात कर रहे हैं मित्रों स्वरों की, और स्वरों की संख्या मैंने आप लोगों को बता दी है। कितने होते हैं स्वर? हमारे होते हैं मित्रों 11। और अब 11 स्वरों की हम जब चर्चा करेंगे तो आप लोग देखें 11 स्वर कौन कौन से हैं। हम 11 स्वरों की बात कर रहे हैं, स्वर, और स्वर हो गए आपके बच्चों 11। देखिएगा, हाँ मित्रों 11 स्वरों में देखिएगा, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब देखें आप लोग, हम 11 स्वरों की जो चर्चा कर रहे हैं, कुछ बच्चे कहते हैं अंग एह भी तो स्वर हैं। मित्रों ये बात बिल्कुल गलत है, अंग एह स्वर नहीं है। अंग एह को हम आप लोगों को आगे पढ़ाने वाले हैं और आपको बताएंगे ये कितने महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में किस किस तरह से अंग एह से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो इनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो स्वरों की संख्या हो गई मित्रों कितने? 11। स्वर कितने हो गए? 11। अब हम बात करेंगे मात्रा की। इन सभी स्वरों की अपनी होती हैं क्या बच्चों? मात्रा होती है। और मात्रा भी जब बात करेंगे हम तो कितनी हो जाएंगी? 11 स्वर हैं तो इनकी 11 ही क्या हो जाएंगी? मात्रा हो जाएंगी। आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग जगहों पर बच्चों की छोटी छोटी जो किताबें हैं कि ए की कोई मात्रा नहीं होती है और वहां पर इस तरह से एक निशान उन लोगों ने लगा रखा है, लेकिन इससे हमारी समस्या हल नहीं होती है। हम अपने मन में एक बात बना लें कि ए की मात्रा एक खड़ा डंडा होती है। ए की मात्रा क्या होती है? एक खड़ी पाई होती है। और बड़े आ की मात्रा इस तरह से दिमाग में लगाएं, डबल डंडे होती है। और छोटी ई की मात्रा की बात करेंगे तो ये इस तरह से, और बड़ी ई की बात करेंगे तो इस तरह से, और जब छोटे ऊ की बात हम लोग कर रहे हैं इस तरह से, और बड़ा ऊ जिसको बोलते हैं उसकी इस तरह से, और री की मात्रा इस तरह से लगती है, ए की मात्रा इस तरह से होती है, और आई की मात्रा इस तरह से डबल होती है, और ओ की मात्रा इस तरह से होती है, और ये औ। इस तरह से मित्रों हमारी ये 11 मात्राएं हो गई। कितनी मात्राएं हो गई मित्रों? 11 मात्राएं हो चुकी हैं। और अब हम इन 11 मात्राओं का उपयोग आप लोगों को सिखाएंगे। तो देखें आप लोगों ने कैसे कबूतर उसका चित्र देखा होगा। कै कबूतर का जो चित्र है हमारी समस्त पुस्तकों में इस तरह से होता है, लेकिन जब हम इसकी तह में जाते हैं तो कै का जो असली चित्र है मित्रों वो इस तरह से है, इस तरह से। और जो हमारे ए का जो डंडा है ये इस तरह से जब इसमें हम लोग प्लस कर देंगे, इस तरह से जब प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा मित्रों? अब बनेगा ये कै। क्या बनेगा? कै। चाहे कै की बात करो, चाहे खे की बात करो, चाहे पै की बात करो, सारे व्यंजन वर्ण हलंत होते हैं। सभी व्यंजन वर्ण कैसे होते हैं मित्रों? हलंत होते हैं। अब हलंत को हटाने में कौन सहायता करेगा? ये दुर्बल वर्ण हैं, इनकी सहायता स्वर करेंगे। कौन करेगा? स्वर करेंगे। अब स्वरों से हमने क्या लिया? ए स्वर लिया। और ए का डंडा क्या है?
ये खड़ा डंडा हमने ए के लिए मान लिया, तो इस खड़े डंडे की सहायता से हमने इसके हलंत को हटा दिया ए जुड़ते ही, और ये कै बन गया। अब इस ये हमारा कै है जो हलंत वाला है, इस कै हलंत वाले में जब ए की मात्रा लगाते हैं तो ये कैसा बन जाएगा, कै। अब हम आगे जब बात करते हैं सभी वर्णों की अपनी अपनी मात्राएं जब हम लगाएंगे, तो अब हम लगाएंगे बड़े आ की मात्रा को, तो ये बन जाएगा का, और छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो की, और बड़ी लगाएंगे तो की, और छोटा ऊ लगाएंगे को, और बड़ा ऊ लगाएंगे कु, री लगाएंगे क्री, ए लगाएंगे के, और आई लगाएंगे कई, ओ लगाएंगे को, और औ लगाएंगे कौ। अब बच्चों आप देखो इनका उच्चारण, मैं आप लोगों को इनका उच्चारण सिखा रहा हूं, आप लोग सीखें। मुझे पहले से विश्वास है आप लोगों को काफी जानकारी है, पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके ज्ञान को और बढ़ाएगी, आप लोगों को और मजबूत बनाएगी। तो देखें आप लोग, हम अकेले कै को अगर बोलना चाहें तो इसका उच्चारण नहीं हो सकता। व्यंजन वर्णों में हलंत लगे हुए होते हैं और हलंत वाले वर्ण का उच्चारण नहीं हो सकता। और मैं अक्सर क्लासों में कहा करता हूं, अगर हम व्यंजनों का बिना स्वरों की सहायता के उच्चारण करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उच्चारण करने वाले की मृत्यु निश्चित है। अगर हम व्यंजन वर्ण का बिना स्वर की सहायता के उच्चारण करें तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अब बच्चे कहेंगे सर मृत्यु कैसे हो जाएगी, तो मैं आपको लाइव बताता हूं मृत्यु कैसे होती है। मैंने एक शब्द यहां पर लिखा, ये। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप इसको पढ़िए। हाँ बच्चों, आप में से कौन कौन पढ़ना चाहेंगे, पढ़ के दिखाओ। कोई भी पढ़ने के लिए हाँ नहीं कर रहा है, तो क्या मैं पढ़ूं? हाँ सर आप ही पढ़ दीजिए, तो मेरी भी तो मौत हो सकती है। क्यों भाई, आप लोग मरना नहीं चाहते, मुझे मारना चाहते हो? नहीं सर ऐसी बात नहीं है, पर हमको अनुभव नहीं है। तो देखो मित्रों, अगर मैं इसको पढ़ूं तो इसमें स्वर नहीं है, और स्वर नहीं है तो मैं इसको पढ़ूंगा तो पक। अगर मैं ऐसे ही 1-2 मिनट ठहरा तो दम घुटने से, सांस के रुकने से मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि स्वर ही नहीं है। स्वर मैंने बताया था वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राण वायु मुख विवर से अबाध गति से निकल जाए। अब स्वर ही नहीं है, ये तो व्यंजन वर्ण है, इसलिए प्राण वायु अबाध गति से नहीं निकलेगी, और नहीं निकलेगी, सांस जब नहीं निकलेगी, सांस अंदर नहीं आएगी, बाहर नहीं जाएगी, तो आदमी की मृत्यु निश्चित है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि व्यंजन वर्णों का कभी भी अकेले उच्चारण हम लोग नहीं कर सकते। अब मैं इसके साथ में इस तरह से एक कै और लगा के उसमें मात्रा लगा देता हूं, अब आसानी से पढ़ा जाएगा। पक्का पक्का पक्का, और मैं कहूं पक तो दम घुट सकती है। इसलिए मित्रों आप लोग जान गए होंगे व्यंजन वर्ण दुर्बल हैं, कमजोर हैं, इनके लिए स्वरों के सहारे की आवश्यकता होती है। तो अब देखें आप लोग, हमने जहां से शुरू किया था, स्वरों की संख्या कितनी मित्रों? 11 है, और 11 स्वरों की आपके सामने मैंने मात्राएं बताई हैं। अब इस कै जो हलंत है, इसमें जब ए की मात्रा लगाई तो ये इस तरह से बन गया पूरा। अब पढ़ें आप लोग, कै, का, की, कु, क्री, के, कई, को, कौ। अब समझें आप लोग कि हम कै को बोल रहे हैं, हम कै का उच्चारण कर रहे हैं, हम ए का नहीं कर रहे हैं, लेकिन ए का उच्चारण अपने आप ही आ रहा है। मैंने कहा कै,
लास्ट में ए आ रहा है, के ए आ गया। मैंने कहा का आ गया, का। मैंने कहा की छोटी बोल रही है, ऑटोमेटिक अपने आप बोल रही है। हमें पता लगा मात्रा कैसे लगेगी, कम समय लग रहा है। भाई आप लोग ये जानते होंगे मात्रा क्या है। मात्रा, कोई बच्चा बताए मात्रा क्या है। मात्रा किसी भी स्वर वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, किसी भी स्वर वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, उच्चारण में लगने वाला समय, उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाएगा मित्रों? किसी भी स्वर वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा काल। क्या कहलाएगा? मात्रा काल कहलाता है। कोई भी स्वर वर्ण है उसके उच्चारण में जो समय लग रहा है वो मात्रा या मात्रा काल कहलाता है। अभी आगे चल के हम चर्चा करेंगे, स्वरों के जब भेद करेंगे तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर पढ़ेंगे आगे चल के। और ह्रस्व का मतलब है वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता है। कितना समय लगता है मित्रों? एक मात्रा के बराबर। और दीर्घ, गुरु, बड़े, इनके उच्चारण में दो मात्रा के बराबर समय लगता है। कितना समय लगता है? दो मात्रा के बराबर समय लगता है। इनसे जस्ट कितना लगेगा? दुगना। हमने छोटे आ की मात्रा लगाई के, बड़े आग लगाई का, की। देखो ई बोल रही है की। हमने कहा कु कु कु, ऊ बोल रहा है अपने आप। हमने कहा कु, हमने कहा क्री, इसको बोलो री, क्री क्री। हमने कहा के, ए। री की मात्रा इस तरह से किसी भी वर्ण में लगती है मित्रों। मैं आगे चल के आपको इसको विस्तृत चर्चा करूंगा। ए, के, कई। देखो आई बोल गया कई, आई बोल गया, समझ में आ रहा है ना? कई। मैंने कहा को ओ बोल रहा है। कऊ, कऊ, औ, कऊ, औ अपने आप बोल रहा है। तो आपकी बात समझ में आई होगी हम इन मात्राओं का प्रयोग कैसे करेंगे। हम इन मात्राओं का, अभी मैंने इनका प्रयोग आप लोगों को कै के साथ किया। अगर इनका हमें ख के साथ करना पड़े, ग के साथ करना पड़े, चाहे किसी भी व्यंजन के 33 व्यंजनों में से किसी के भी साथ करना पड़े तो ऐसे ही करेंगे। अगर ख के साथ करें, ख, खा, खी, खी, खू, खू, क्री, खे, खई, खो, खऊ। इस तरह से मित्रों इनका उच्चारण होगा। तो अब देखो हम इस कै से एक शब्द बना रहे हैं और ये है आप लोगों का कमल। इससे काम, इससे बना रहे हैं कितना, इससे बना रहे हैं कीमत, इससे बना रहे हैं कुमार, इससे बना रहे हैं कुम्हा, इससे बना रहे हैं कृषि, इससे बना रहे हैं केला, इससे बना रहे हैं कैलाश, इससे बना रहे हैं कोयल और इससे बना रहे हैं कौआ। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर तो बहुत ही निम्न स्तर से लेकर के चल रहे हैं, ये सारी बातें तो हमें आती हैं। लेकिन जब आपकी किसी भी कॉपी को, किसी भी रजिस्टर को हम उठा के देखते हैं तो उसमें मात्राओं की इतनी अशुद्धियां मिलती हैं और उसका यही कारण है कि हमें मात्राओं को लगाने का अनुभव ही नहीं है। तो मैं आपसे कहूंगा कि इस
टॉपिक से आप लोगों को जो हमारी शब्द शुद्धि टॉपिक है उसको सीखने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। आपका उच्चारण शुद्ध हो जाएगा, आपका लिखना शुद्ध हो जाएगा, आपका जो हिंदी में परिपक्वता है, हिंदी का शुद्ध लेखन है, वो आप लोगों का विकसित होगा। तो मैंने आपसे जो चर्चा की कि मैंने आपको बताया कमल, कमल शब्द के क में ए की मात्रा है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि कोई भी वर्ण आप लोगों का 3300 व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोलेंगे। अगर किसी भी वर्ण में हमें कोई मात्रा दिखाई नहीं दे रही है, ये हमारा क है, इसमें हमें कोई मात्रा दिखाई नहीं दे रही है, मैं कहूं इसमें कोई मात्रा है, तो बच्चे का जवाब आएगा नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना है बच्चों, हर एक व्यंजन में अगर हलंत नहीं है तो कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा है। अब ये हमारा क है, अब इसमें ए की मात्रा नहीं है, इसमें ए की मात्रा अब नहीं है। और जब मैं इसमें से हलंत को हटा दूंगा तो इसमें कौन सी मात्रा आ जाएगी? ए की मात्रा। ये हमारा ख है, अब इसमें ए की मात्रा नहीं है। और इसमें से मैं इस हलंत को हटा दूंगा, इस हलंत को मैंने हटा दिया तो अब इसमें ए की मात्रा है। और मैंने पुनः इसमें अगर हलंत लगा दिया तो इसमें ए की मात्रा नहीं, इसमें ए की मात्रा नहीं है और इसमें ए की मात्रा है। अब देखें आप लोग, कमल शब्द की बात करें तो क में भी ए की मात्रा है, में भी ए की मात्रा है और ले में भी ए की मात्रा है। आपसे परीक्षा में पूछा जाए कमल शब्द में कितनी मात्रा हैं, आपसे प्रश्न पूछ लिया, क्वेश्चन है कमल शब्द में मात्रा बताओ, और आप लोगों को ऑप्शन भी दे दिए ए बी सी डी, 0 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा। हमारे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे विद्यार्थी बचपन से ही सीखते चले आए गुरुजनों से कि बेटो अब आपको बिना मात्रा वाले शब्द बताता हूं मैं। बिना मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे, कमल, चल, घर, पनघट, नटखट, टमटम, धड़धड़, इनमें कोई मात्रा नहीं है। गुरुजी ने कहा था गुरु सर्वोपरि है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है। लेकिन हम उस ज्ञान को बचपन से लेके आए हैं पर उसमें कहीं थोड़ी कमी रह गई है। आप लोग जब हमारा हिंदी के अंतर्गत छंद शास्त्र का अध्ययन करेंगे और आपसे पूछी जाएगी कमल में कितनी मात्राएं हैं, तो राइट आंसर होगा उसका 3 मात्राएं। आपसे पूछा जाएगा काम शब्द में कितनी मात्राएं हैं और आपसे आंसर पूछा जाएगा तो कुछ बच्चे इसी आधार पे कह देंगे 1 2 3, तो इसमें 1 और 2 मात्रा। ऐसा नहीं है। हमारे जो ह्रस्व स्वर हैं ए ई उ री, इनकी 1 मात्रा गिनी जाती है। और हमारे जो दीर्घ स्वर हैं आ ई उ ए आई ओ औ, ये जो हमारे स्वर हैं 7, इनकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। और हमारे छंद शास्त्र में इसके लिए एस वर्ण जैसा एक चिन्ह काम में लाया जाता है। ये 1 मात्रा के लिए और ये 2 मात्रा के लिए आता है। तो यहां की जब बात करेंगे हम काम शब्द की, तो काम में बड़ी मात्रा है इसलिए गुरु, और यहां लग जाता है लघु। और इसमें भी मात्रा मित्रों कितनी होंगी? 3। और इसमें भी कितनी मात्रा? 3। दोनों में 3-3 मात्राएं हो जाएंगी, दोनों में वजन बराबर है। अब छोटे ए की मात्रा को मैं आप लोगों को काफी समय से चर्चा कर रहा हूं और ये हमारा मुख्य विषय है। अगर हम ए की मात्रा नहीं जानते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप जीवन में कभी संधि टॉपिक सीख ही नहीं सकते। संधि टॉपिक को सीखने के लिए आपको ए की मात्रा का आना जरूरी है। जब मैं स्वर संधि के अंदर पढ़ाऊंगा कि स्वर के सामने स्वर हो और मैंने लिख दिया के प्लस ए, और बच्चों कहूंगा कि बेटा इसमें कौन सी संधि है, तो बच्चा कहेगा स्वर के सामने स्वर है ही नहीं है। लेकिन आपको ये जानना है जब व्यंजन वर्ण में हलंत नहीं है तो उसमें स्वर है। और मैं बार बार कह रहा हूं अब इसमें ए स्वर है। कौन सा स्वर है? ए स्वर है। और ए के सामने ए आ गया तो संधि कौन सी होगी? स्वर होगी।
इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जब कोई मात्रा नहीं दिख रही है और हलंत भी नहीं है तो ए है, ए की मात्रा है और हलंत है, तो उस वर्ण में कोई मात्रा नहीं है। तो ए पे हमने विशद चर्चा की और इसको ध्यान रखेंगे, बार बार बीच में भी दोहराएंगे इस बात को हम। काम शब्द की बात भी, बड़े आ की मात्रा भी आप जान चुके हैं। अब आप लोग जान रहे हैं ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा के विषय में बच्चों आप लोग जानते हैं कि छोटी ई की मात्रा हमेशा पीछे से लगती है, लेकिन अगर हम इसी की को तोड़ना चाहें तो तोड़ेंगे तो के प्लस ई। तो हमेशा आप लोग ये ध्यान रखें, इस बात को आप लोग मैं अक्सर क्लासों में कहा करता हूं मित्रों कि गांठ बांध लें कि किसी भी वर्ण में जब मात्रा लगी हुई है तो पहले व्यंजन होता है, बाद में क्या होता है, स्वर। पहले व्यंजन, जब उसको तोड़ते हैं, किसी वर्ण को तोड़े हम लोग, हमने इस कै को ही तोड़ा तो कै प्लस ए। पहले व्यंजन फिर स्वर, पहले क्या, व्यंजन फिर स्वर, पहले व्यंजन फिर स्वर, पहले व्यंजन फिर स्वर। ऐसे ध्यान रखो बेटो कि कोई भी आदमी जब भूखा होता है तो मैं उससे कहूं कि आप लोग कुछ गाना गाइए, कुछ सुनाइए, तो वो कहेगा साहब भूखा हूं, तो मैं कहूंगा पहले व्यंजन खा लो, तो व्यंजन खाएगा पहले, और फिर मैं कहूंगा आप सुनाओ, कि अब मैं सुना सकता हूं। तो क्यों सुना सकता है, क्योंकि पहले मैंने व्यंजन खा लिए, अब स्वर निकलेंगे। पहले व्यंजन फिर स्वर, पहले व्यंजन फिर स्वर, पहले व्यंजन फिर स्वर। तो किसी भी वर्ण में पहले क्या होते हैं मित्रों, पहले व्यंजन होते हैं, फिर क्या होते हैं मित्रों, स्वर होते हैं। तो पहले व्यंजन फिर स्वर। तो कै में कौन सी मात्रा आ गई, कै में मात्रा आ गई कौन सी, ई में मात्रा आ गई छोटी ई की। इस तरह से यहां कै में मात्रा है ई की। अब बड़ी ई की बात करें, किसी वर्ण में लगाओ, बड़ी की मात्रा लगेगी किसी वर्ण में, तो इस तरह से लगी हुई है हमारी बड़ी ई की, बड़ी लगी हुई है की। किसी व्यंजन में लगाओ, री, पी, थी, ही, ची, मी, ऑटोमेटिक आपका उच्चारण बता देगा। अगर मात्रा छोटी है, मात्रा छोटी है तो कम समय, छोटी मात्रा है ए ई उ री की तो कम समय लगाना है, बड़ी मात्रा है तो समय ज्यादा लगाना है। मात्रा क्या है, किसी भी स्वर वर्ण के उच्चारण में लगने वाला टाइम, किसी भी स्वर वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय क्या है मित्रों, मात्रा। और मात्रा डबल काम करती है हमारा। डबल कैसे करती हैं, ये वर्ण का भी काम करती हैं और ये मात्रा का भी काम करती हैं। मैंने लिखा अभी क्या, अमर, क्या लिखा मित्रों मैंने, अमर। अमर में ये ए यहां वर्ण का काम कर रहा है, और रे के अंदर और मैं के अंदर जो मात्रा है वो ए की मात्रा है, डबल काम हो गया। तो हम बात कर रहे हैं ई की मात्रा की, तो आप लोग भली भांति जान गए होंगे कि ई की मात्रा किस तरह से हमारी लगती है। अब हम चर्चा करेंगे मित्रों किसकी, ऊ की मात्रा की। किसकी मात्रा की चर्चा करेंगे, ऊ की मात्रा की। अब देखें मित्रों ऊ की मात्रा कैसे है। ये हमारा छोटा ऊ बोलते हैं हम लोग, इसको बड़ा ऊ बोलते हैं। देखो हम बचपन में बोलते थे ऐसे, अब हम बड़े हो गए, हमें छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं बोलना है, हमें कम समय और ज्यादा समय लगाना है। ऊ ऊ ऊ ऊ। अब हमने जैसे काम में लगाया कुमार, कुमार, कुमार को उब रहा है कुमार, कुम्हा, कुम्हा, कुम्हा। अब देखो ये आप लोग छोटा ऊ बोलते हैं, ये बोलते हैं बड़ा। इसकी मात्रा इस तरह से, इसकी मात्रा इस तरह से, ठीक। अब हमें यह मात्रा रा रस्सी में लगानी है मित्रों। मैं एक
बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं। छोटे ऊ की मात्रा जब रा रस्सी में लगाएंगे तो इस तरह से, और बड़े ऊ की लगानी है तो इस तरह से। यही बात समझ में? छोटे ऊ की मात्रा में हमें गांठ नहीं बांधनी है और बड़े ऊ की मात्रा में गांठ बनानी है, घुंडी बनानी है। हम इनसे शब्द बनाते हैं तो इससे जैसे हम शब्द बनाएंगे रुपया, क्या बनाएंगे? रुपया। और इससे बनाते हैं शब्द तो रूप, क्या बनाएंगे? रूप। अब दोनों शब्दों को पढ़ करके देखो आप, रुपया, रुपया, और पढ़ के देखेंगे रूप, रुपया, रूप, रुपया, रूप। देखो अब इसको रुपया नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मात्रा कौन सी है? छोटे ऊ की। तो छोटे ऊ की तो समय क्या लगाना है? कम, और बड़े ऊ की तो समय क्या लगाना है? ज्यादा। रुपया, रूप। शब्द शुद्धि की जब बात आती है, मैं आप लोगों को शब्द शुद्धि पढ़ाऊंगा आगे चल के, रुपया। अब इनमें शब्द शुद्ध कौन सा है? छोटी मात्रा वाला शब्द शुद्ध है रुपया, और बड़े ऊ की मात्रा वाला शब्द कैसा है? अशुद्ध है। तो रारसी में इस मात्रा का हमें विशेषकर ध्यान रखना है। छोटे ऊ की मात्रा होगी तो इस तरह से लगती है, और बड़े ऊ की मात्रा होती है तो इस तरह से लगती है। यही बात समझ में? बात समझ में आई होगी। छोटे ऊ की मात्रा में गांठ नहीं लगती है और बड़े ऊ की मात्रा में गांठ लगती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि छोटे ऊ की मात्रा का जहां काम पड़े वहां कम समय, बड़े ऊ की मात्रा का जहां काम पड़े वहां ज्यादा समय आप लोगों को लगाना है। अब हम इससे आगे अति महत्वपूर्ण जो एक मात्रा है, जो हमारी हिंदी में बड़े विवाद का विषय है, बच्चों को बड़ी कठिनाई होती है पढ़ने में, लिखने में, उच्चारण करने में, तो मैं आप लोगों को री की मात्रा की बात करता हूं। री की मात्रा आप लोग देखें मित्रों, री की मात्रा कैसे लगेगी देखिएगा। देखो ये हमारा है के, और आपको पता है इसमें अब कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा है। सभी व्यंजनों में हलंत नहीं है तो कौन सी मात्रा? ए की मात्रा। हलंत नहीं है तो कौन सी मात्रा? ए की मात्रा। अब इसमें ए की मात्रा है, अब इसमें हमें री की मात्रा लगानी है, तो री की मात्रा किस तरह से लगेगी? इस तरह से। ये री की मात्रा है। कुछ बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि सर क्या इसमें अब ए की मात्रा भी है? नहीं, एक बार में एक वर्ण में एक मात्रा आती है। एक बार में एक वर्ण में एक मात्रा आती है। एक बार में एक म्यान में एक तलवार आती है। उसी तरह से एक वर्ण में एक बार में एक ही मात्रा आती है। चाहे कोई आपसे लाख कहे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बार में एक वर्ण में एक ही मात्रा होगी। अब इसमें री की मात्रा है, अब ए की मात्रा इसमें नहीं है। आप लोगों ने शब्द यहां लिखा हुआ है कै में री की मात्रा है क्री, 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 कृषि, 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 कृषि। अब देखो हमें बहुत बड़ी समस्या आती है एक, कि हम लोग इस तरह से देखते हैं ये, इसमें और इसमें क्या अंतर है सर? दोनों को मैं आपको तोड़ के बताता हूं मित्रों। इसको जब तोड़ेंगे हम तो कै प्लस री आएगी। इसको तोड़ा हमने, और इसको जब तोड़ेंगे तो कै प्लस रे आएगा। क्या है? कै प्लस रे। जब इस तरह से दिख रहा है तो ये रा रस्सी है, और इस तरह से दिख रहा है तो ये री ऋषि है। ध्यान रखना आप लोग, ये बहुत ही काम का विषय है, परीक्षोपयोगी है। हमेशा ये जो है री, ये स्वर में गिना जाता है, और ये रा रस्सी व्यंजन में गिना जाता है।
और रे को भी तोड़ेंगे आगे चल के, तो इसको हलंत करके हम इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। कै रे ए। क्यों कि सभी व्यंजनों में ए छिपा हुआ है, तो इसमें भी ए है, हलंत लगाते ही ए बाहर आ जाएगा। लेकिन इसमें स्वर वर्णों में कभी भी हलंत नहीं लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। स्वर वर्णों में कभी भी क्या नहीं लगेंगे, हलंत, और व्यंजन वर्णों में क्या होते हैं, हलंत। हलंत आप लोग जब संस्कृत पढ़ेंगे, हल शब्द का मतलब होता है व्यंजन। हल का मतलब क्या होता है, व्यंजन। जब 14 माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन आप लोग करेंगे, तो हल, हा से लेकर के ला तक के जितने भी वर्ण हैं, हल प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं, उन सबको हलंत, और हलंत के अंदर आते हैं व्यंजन। तो हल का मतलब व्यंजन और अंत का मतलब अंत में। हम इस रे की बात करें, इस खे की बात करें, तो हलंत है इसमें, तो हल है अंत में जिसके, और हल का मतलब व्यंजन है अंत में जिसके। हल है अंत में जिसके, अर्थात व्यंजन है अंत में जिसके, अर्थात इसके अंत में अब व्यंजन है, स्वर नहीं है, और इसको हटा दूंगा तो इसके अंत में अब क्या आ जाएगा मित्रों, अब यहां स्वर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्वर। अब यहां स्वर है, और मैं इस तरह से जब इसमें लगा दूंगा तो ये क्या आ गया मित्रों, व्यंजन आ गया। क्या आ गया, व्यंजन। तो इसको बोल देंगे हलंत। हल अंत, अंत में, हल है अंत में जिसके, हल है अंत में जिसके, और हल का मतलब आपको मैंने क्या बता दिया, व्यंजन। व्यंजन है अंत में जिसके। यही बात समझ में है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमारी जब लाइव क्लास होगी तो इन समस्याओं का समाधान हम आपको करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट। तो मैंने बात की आप लोगों से री की मात्रा की, तो री इस तरह से लगती है, इसको कै में लगाया, इसको रे को लगाया। अब देखो हम इसको पे में लगाएं, प्री, प्री, और यहां लगा दिया पे में प्रे, प्रे। अब इनका उच्चारण देखो आप लोग मित्रों, मुख्य चीज है उच्चारण। प्रे, प्री, प्री, प्रे, प्री, प्रे, ये प्री है, प्री, री, प्रे, प्रे, प्रेम, 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 पृष्ठ, पृष्ठ, क्या लिखेंगे, पृष्ठ, पृष्ठ। री और रे का अंतर आपकी समझ में आ गया होगा। बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत अधिक काम का है ये, जो आपको जानना जरूरी है। अब मैं चर्चा कर रहा हूं ए आई की। किसकी चर्चा करेंगे मित्रों हम, ए आई की। ए आई की चर्चा देखें आप लोग, इन स्वरों की हम चर्चा करते हैं, देखिएगा आप लोग। हाँ मित्रों देखिए, ए आई, ए की मात्रा इस तरह से और आई की मात्रा इस तरह से। ठीक, आप लोगों ने बचपन में ही ये देखा होगा कि अपनी जो पट्टी पढ़ा है किताबें, ए और आई, ए और आई। हाँ मित्रों, ए और आई। अब देखें, इसकी मात्रा ये है, इसकी मात्रा ये है, और इसकी मात्रा ये है, आई। ठीक, ए की मात्रा ये सिंगल और आई की मात्रा डबल। आप लोगों ने ये दोनों किताबों में देखी होंगी। अगर किसी भी मित्र, सज्जन, विद्यार्थी ने क्या ऐसी देखी है क्या? अगर किसी ने देखी है तो वो सीखे, वो जाने कि अगर इसकी मात्रा ये सिंगल है और इसकी मात्रा ये डबल है, तो इसकी मात्रा मित्रों कितनी हो जाएंगी? 3। और इसको अगर का कबूतर में लगा दें तो क्या बन जाएगा? 12 सिंगा के सींग। 12 सिंगा के क्या बन गए? सींग बन गए। आज तक कभी भी किसी भी वर्ण में इस तरह की कोई मात्रा नहीं होती है। इस वर्ण को आप अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दें। या तो
ये ए होगी और या ये आई होगी, इसकी मात्रा सिंगल होगी और इसकी मात्रा डबल होगी, ट्रिपल कोई मात्रा नहीं होती है। देखो के ए बोल रहा है, कई आई बोल रहा है, कैलाश, केला, केला। हम लोग कैलाश उच्चारण करते हैं, जो अशुद्ध उच्चारण है। क्या करेंगे? कैलाश, कैलाश, कैलाश। बात समझ में आई होगी। एक ही और एक की मात्रा आप लोग जान गए होंगे निश्चित रूप से। अब हम बात करेंगे ओ और औ, इन दो मात्राओं की चर्चा और करेंगे। ओ की मात्रा देखो, ओ को, कोयल, कोयल, कोयल। औ कहाँ में लगाओ? कौ, कौआ, कौआ, कोयल। एक मात्रा देखो। अब किसी भी व्यंजन में लगाओ, 33 के 33 हमारे व्यंजन हैं। हम खे में लगाएं अभी की मात्रा खो, पा में लगाएं पो, गा में लगाएं गो, घा में लगाएं घो, धा में लगाएं धो। और अगर इन्हीं वर्णों में हम लोग अव की मात्रा लगाएं तो खा में लगाएंगे खऊ, पा में लगाएंगे पऊ, चा में लगाएंगे चऊ, धा में लगाएंगे धऊ। आ रही बात समझ में? आप लोग मुख्य रूप से समझें। पुनः मैं आप लोगों को यहाँ इसका रिवीजन दे रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। हमने शुरुआत में चर्चा की थी, देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं मित्रों 52। कितने होते हैं? 52। और अगर आपसे ये कहे कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं तो 44। 52 वर्णों की जब हम बात करते हैं, स्वर 11, व्यंजन 33, संयुक्त 4, अयोगवा 2, द्विगुण 2, 33, 11, 44, 4, 48, 2, 50 और 2, 52। अब 52 वर्णों में से सबसे पहले जो हमने लिया उसको लिया किसको? स्वर को। और स्वर के विषय मैंने आपको बताया, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राण वायु मुख विवर से अबाध गति से बाहर निकल जाए, क्या कहलाते हैं? स्वर। क्या कहलाते हैं? स्वर। सीधे सीधे बात करें, स्वर वर्णों को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। स्वर वर्ण सबल होते हैं, स्वर वर्ण मजबूत होते हैं, स्वर वर्णों में कभी भी हलंत नहीं लगता है, स्वर कभी भी हलंत नहीं होते हैं। व्यंजन वर्ण दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, हलंत होते हैं। और मैं अपनी भाषा में कहूं तो व्यंजन वर्ण लंगड़े होते हैं। कैसे होते हैं? लंगड़े होते हैं, जिन्होंने स्वरों से लाठी ले रखी है, स्वरों का सहारा ले रखा है, स्वरों को पकड़ पकड़ कर आगे बढ़ते हैं, अन्यथा आगे बढ़ ही नहीं सकते। फिर मैंने आपको बताया स्वर कितने होते हैं मित्रों? स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अंग है, ना स्वर हैं ना व्यंजन है। आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा ये अयोगवा हैं, ये कितने काम के हैं, मैं आगे आपको अगली क्लास में बताने वाला हूं। अब देखें नेक्स्ट आप लोग, मैंने सभी स्वरों की जो मात्रा आपको बताई थी, 11 स्वर हैं, सभी की अपनी अपनी मात्रा हैं, सबका मात्रा आपके सामने है यहाँ पर। के, ए, का, आ, की, कु, क्री, के, कई, को, कौ। इस तरह से हमारी ये मात्राएं हैं। आप लोग इनको सीखेंगे और हम कल इसी समय नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद मित्रों। ओके।